नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे मोहन राकेश का एक प्रसिद्ध नाटक लहरों के राजहंस। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है और इस नाटक के माध्यम से यथार्थ और आदर्श के सामंजस्य से जूझता हुआ मानव प्रदर्शित किया गया है और वर्तमान समय की दृष्टि से देखें तो ये सार्थक नाटक माना जा सकता है। तो आइए देखते हैं इस नाटक का कथानक क्या है, इसके पात्र क्या हैं। देखिए, नाटक के नाम की अगर बात करें तो नाटक है लहरों के राजहंस। इस नाटक में कुल अंक 3 हैं। तीनों अंकों के माध्यम से इस नाटक की कथा को विस्तार से बताया गया है। इस नाटक में जिस स्थान का जिक्र किया गया है वो कपिल वस्तु है, यानी ये कौन सी जगह पर है? कपिल वस्तु में ये घटना घटित हो रही है। इसके रचनाकार मोहन राकेश हैं। नाटककार या नाटक के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1963 ईस्वी में इसको प्रकाशित किया गया। ये नाटक अश्व घोष के ग्रंथ सौंदरानंद पर आधारित है। इस नाटक की जो कथा है वो किस पर आधारित है? अश्व घोष का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है सौंदरानंद और इसी पर आधारित ये कथा है। इसमें कथानक की अगर बात करें तो संसारिक सुखों और आध्यात्मिक शांति के पारस्परिक विरोध के बीच खड़े व्यक्ति द्वारा निर्णय लेने का द्वंद्व है। यानी एक तरफ तो संसारिक सुख है और दूसरी तरफ आध्यात्मिक शांति। इसका जो मुख्य पात्र नंद है वो संसारिक सुखों में अगर लिप्त होता है तो उसे लगता है कि उसे आध्यात्मिक शांति प्राप्त करने के लिए जाना चाहिए, और जब वो आध्यात्मिक शांति की तरफ जाने का प्रयास करता है तो उसे लगता है कि उसे संसारिक सुखों को प्राप्त कर लेना चाहिए, वहीं पर वास्तविक सुख है। दोनों के बीच में द्वंद्व चलता है। दोनों के विचारों की जो लड़ाई है, विचारों का जो द्वंद्व है वो इन्हीं पर चलता है। और यहाँ पर कौन लड़ाई लड़ रहा है? ये नंद, यहाँ इसका मुख्य जो नायक है, मुख्य पात्र है नंद, उसके विचारों की उथल पुथल को इस नाटक में संजोया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि इस नाटक में प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। देखिए, सबसे पहले तो नंद है जो नायक की भूमिका में है। नंद मन का प्रतीक है, क्योंकि मन किसका प्रतीक है? चंचलता का। तो नंद भी उसी प्रकार चंचल है, उसका मन भी चंचल है, वो भी एक विचार पर सहमत नहीं है। कभी वो सुखों की ओर भागता है तो कभी आध्यात्मिक शांति की तरफ। ये विचारों का उथल पुथल नंद के हृदय में चल रहा है। और इसके साथ साथ नंद गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है और कपिल वस्तु का राजकुमार है। यानी कपिल वस्तु नामक जो स्थान है वहाँ का राजकुमार है और गौतम बुद्ध का सौतेला भाई है जो नंद है। सुंदरी ये नंद की पत्नी है और संसार का प्रतीक है। संसार किसका प्रतीक है? मोह माया का, सुख का, संसाधनों का। तो सुंदरी भी इसी प्रकार का जीवन जीना चाहती है। ये मोह माया में, काम में, धन में, ऐश्वर्य में अपने जीवन का वास्तविक सुख समझती है और ये नंद की पत्नी है। उसके बाद है श्यामांग। श्यामांग नंद का कर्मचारी है। श्वेतांग ये प्रधान कर्मचारी है। अलका सुंदरी की परिचारिका भी है और उसकी सखी भी है। यानी अलका जो है वो कौन है? दासी है। किसकी? सुंदरी की। निहारिका भी सुंदरी की दासी है। भिक्षु आनंद गौतम बुद्ध का शिष्य है। मैत्रेय नंद का मित्र है और शशांक गृहाधिकारी है। तो ये प्रमुख पात्र है जिनके माध्यम से ये नाटक आगे बढ़ता है या कथा की पूर्णता इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। इस नाटक में मुख्यतः 3 अंक हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। जो इस नाटक में पहला अंक है उसमें जो मुख्य कथा है वो सुंदरी पर आधारित है। सुंदरी यानी सांसारिक मोह, माया, प्रेम। जो नंद है इसमें वो एक मुग्ध पति के रूप में है जो अपनी स्त्री या अपनी पत्नी सुंदरी पर मुग्ध रहता है और संसारिक सुख का भोग करने का संदेश सुंदरी के माध्यम से प्रथम अंक में दिया जाता है। जो इस नाटक का दूसरा अंक है, इस अंक में नंद के अंतर्द्वंद पर ये केंद्रित है। दूसरा अंक यानी नंद के विचारों में द्वंद्व चलता है। एक तरफ तो वो संसारिक सुख का भोग करना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ जो आध्यात्मिक सुख गौतम बुद्ध के द्वारा उसे प्रदान किया जाना है उसकी ओर वो आकर्षित होता है। गौतम बुद्ध नंद को एक खाली कटोरा दे देते हैं और स्वयं के पीछे पीछे आने के लिए कहते हैं। तो नंद का इस प्रकार पीछे पीछे चले जाना आध्यात्मिक शांति की भिक्षा के लिए जाना यहाँ पर प्रतीत हुआ है।
और लेकिन जब नंद गौतम बुद्ध की शरण में जाने का प्रयास करते हैं तो जो सुंदरी द्वारा बताया गया संसारिक मार्ग है वो उसे खींच लाता है। यहाँ पर जब सुंदरी के पास होते हैं या संसारिक सुख का जब भोग करते हैं तो उसके तब उन्हें लगता है कि आध्यात्मिक शांति की ओर जाना चाहिए, और इसी विचार पर संपूर्ण कथा को यहाँ समेटा गया है, या संपूर्ण कथा को केंद्र बिंदु में यहाँ यही विचार रखा गया है। उसके बाद जो तीसरा अंक है इस नाटक का, ये यहाँ पर संघर्ष की वास्तविक आकृति स्पष्ट होती है कि वास्तव में संघर्ष किसका है। कथानक नंद और सुंदरी के आपसी संघर्ष के साथ आगे बढ़ता है, व्यक्तित्वों के विस्फोट में बंध जाता है। यानी व्यक्तित्व का विस्फोट किसका है, नंद के व्यक्तित्व का, सुंदरी के व्यक्तित्व का, और इसके साथ साथ जो गौतम बुद्ध है उनका व्यक्तित्व भी उभर कर यहाँ सामने आता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक सुख और शांति का प्रतीक है। नंद कायरता का परिचय देता है तीसरे अंक में। कायरता का परिचय कैसे देता है, जो गौतम बुद्ध हैं वो नंद को आध्यात्मिक शांति के लिए, मोक्ष के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि सुंदरी उसे संसारिक सुख के लिए प्रेरित करती है। और दोनों के विचारों में लड़ाई चलती है, दोनों ही विचारों में ये मानसिक द्वंद्व है नंद में। लेकिन नंद यहाँ पर कायरता का परिचय देते हुए चुपचाप घर छोड़कर चला जाता है। ना तो वो सुंदरी के संसारिक सुख को अपनाता है और ना ही वो गौतम बुद्ध के द्वारा दिए गए मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना चाहता है। वो क्या करता है, बिना बताए चुपचाप अपने महल को त्याग कर निकल जाता है। इस अंक में केवल नंद ही नहीं बल्कि आज के मानव की बेचैनी दिखाई गई है। आज वर्तमान समय में भी मानव की यही दशा है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति का मार्ग स्वयं बनाए, उसे अपनी मुक्ति के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार का उद्देश्य इस नाटक में लिया गया है, और वो किसके माध्यम से, नंद के माध्यम से, क्योंकि नंद ना तो सांसारिक सुख को अपनाता है, ना ही बौद्धिक जो शांति उसे मिलनी है बौद्ध धर्म के माध्यम से उसको अपनाता है, बल्कि दोनों से ही बचकर वो निकल जाता है और स्वयं अपना मार्ग चुनने का संकल्प लेता है, स्वयं अपने मन की शांति का प्रयास करने का संकल्प लेता है। तो इसमें जो नाटक का अंतिम पक्ष है उस पक्ष में नंद ने केवल बुद्ध के द्वारा बलपूर्वक थोपा गया भिक्षुत्व अस्वीकार कर देता है, अपितु सुंदरी के आत्मसंतुष्ट और छोटे से वृत्त में आबद्ध होकर अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, वो उसको भी त्याग देता है। सुंदरी क्योंकि अपने एक छोटे से जीवन में संतुष्ट है, वो अपने चारों ओर एक आवरण बना लेती है, और वो आवरण किसका भरा हुआ है, सुखों, संसारिक सुखों से भरा हुआ है। और गौतम बुद्ध जो अपना भिक्षुत्व यानी नंद से भिक्षु बनने के लिए आग्रह करते हैं, उसे इस मार्ग पर जाने के लिए कहते हैं, उसका भी त्याग कर देता है। तो यहाँ पर मानसिक द्वंद्व विशेष रूप से इस नाटक में, इस नाटक की कथा में, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना मुक्ति का मार्ग, मुक्ति का पथ स्वयं चुनना चाहिए, बनाना चाहिए, और उसी पर आगे बढ़कर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये नाटक की एक संक्षिप्त सी कथा है। देखिए, नाम से स्पष्ट है, लहरों के राजहंस। राजहंस यहाँ कौन है, नंद है। नंद राजहंस के समान है जो लहरों पर तैरते रहते हैं, और उसी प्रकार नंद का मन भी तैरता रहता है, विचलित रहता है कि किस मार्ग को अपनाए, कैसे जीवन को सुख और शांति से परिपूर्ण करे। तो उम्मीद करती हूँ कि इस नाटक की कथा और इसके पात्रों के बारे में आप बहुत अच्छे से जान पाए हो। ऐसी मेरी कामना है कि ये नाटक आपके लिए, जब आप इसको प्रश्न के तौर पर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।